हमारे पास में एक क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप पर ध्यान देना। आप क्या बोलना चाह रहा क्रियाकलाप, मैं यहाँ पर पहले पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद में हम देखेंगे। कोई कोण एक्स ए वाई खींचिए तथा उसकी एक भुजा एक्स पर कुछ बिंदु मान लीजिए कि पी क्यू डी आर बी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए पी बराबर से पी क्यू बराबर से क्यू डी बराबर से डी आर बराबर से आर बी हो। अब बी से होती हुई कोई एक रेखा खींचिए जो ए वाई को बिंदु सी पर काटे। देखिए आकृति दी थी, मैंने हटा दी थी क्योंकि मैं खुद बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर आकृति। साथ ही बिंदु डी से होकर बी सी के समांतर एक रेखा खींचिए जो ए सी को ई पर काटे। मेरे ख्याल से जितना भी पढ़ा कुछ भी समझ में नहीं आया। आया क्या? नहीं आया, क्योंकि ए बी सी डी पी क्यू आर ये क्या है भाई, ये नहीं मालूम। चलिए ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जैसा जैसा बोला गया है वैसा काम यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक मैंने किरण खींची और दूसरी किरण खींचता हूँ मैं इस प्रकार से। ध्यान देना, इधर दो किरण खींची। क्या बोला है? कोई कोण एक्स ए वाई खींचिए तथा इसकी एक भुजा एक्स पर कुछ बिंदु मान लीजिए। मेरे पास में एक किरण है जिसका नाम है ए एक्स और दूसरी किरण है ए वाई। कोई समस्या है क्या? अब एक तरफ से हम पढ़ते जाएंगे और उसके अनुसार यहां पर काम करते जाएंगे। देखना, ये वाला कोण बन गया यहां पर, उसकी एक भुजा ए एक्स पर कुछ बिंदु पी क्यू, क्या क्या लेना है, पी क्यू डी आर बी इस प्रकार अंकित कीजिए कि ए पी बराबर से पी क्यू और पी क्यू बराबर से क्यू डी बराबर से, और इस प्रकार से सारी क्या होना चाहिए, लंबाइयाँ बराबर होना चाहिए। देखना, अभी तक मैंने क्या काम किया ये बताइए। मैंने केवल दो किरण खींची और दोनों किरण ए पर मिलती है और यहाँ पर एक कोण बनता है, बस इतना काम किया अभी तक मैंने। अब हम क्या करते, प्रकार की सहायता से मैं यहाँ पर समान दूरी पर चिन्ह अंकित कर देता हूँ। एक 2 3 4 5, 2 3 4 5। इस बात को अच्छे से समझना, प्रकार की सहायता से खींचा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई प्रकार को तो मैंने हिलाया नहीं ना, एक बार जो फिक्स कर दिया तो इसके बीच की दूरी तो निश्चित है ना, यहाँ से इनके बीच की दूरी तो निश्चित है ये वाली। तो चाहे यहाँ पर खींचो चाहे इसके बीच की दूरी यहाँ पर खींचो तो दोनों तो बराबर ही रहेगी ना, क्योंकि ये तो फिक्स फैला है। कहने का मतलब यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी सब बराबर है, बराबर दूरी पर बना है। इसका मतलब इनका नाम दे देता हूँ मैं, ये P, इसका नाम Q, इसका नाम D और इसका नाम R है और इसका नाम B है। ऐसे नाम दे दिए मैंने, जैसा बोला था वैसा। क्या बोला है यहाँ पर देखिए जरा, AP जितना लंबा है उतना PQ होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, PQ भी उतना ही लंबा है, QD भी उतना लंबा है, DR भी उतना ही लंबा है, DR और RB भी उतना ही लंबा है। ये तीनों चारों क्या है, सब बराबरी के। इतनी बातें हमने कर ली। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इस बात के आधार पर आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होने वाला है जो कि अभी अगली प्रमेय यहाँ पर आने वाली है। देखना, अब बिंदु B से, देखिए बिंदु B से कोई एक रेखा खींचिए जो भुजा ए वाई को C पर काटे। देखिए जो भुजा ए वाई है ना, इस पर कहीं कोई बिंदु क्या है, C है। क्या है, बिंदु C है। B से क्या करिए, C को मिला दीजिए। अब आप बोलेंगे कि सर C कहाँ पर लेना है, अरे आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ज़्यादा पास में मत लो, यहाँ पर ले लो, ठीक है ना। मतलब इसी के लगभग लाइन में इस प्रकार से C कहीं पर एक बिंदु ले लिया हमने और दोनों को क्या कर देते, हम मिला देते। कैसे मिलाएंगे, तो स्केल की सहायता से मिलाएंगे। दोनों को क्या करते हैं, स्केल की सहायता से मिला देते। देखिए
किसको? बी को और सी को। और ये काम आपको मैं बता दूं कि जो चैप्टर नंबर 11 है ना, उसमें भी करने का मौका मिलेगा। उसमें ज़रूरत पड़ेगी इस ये जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, दोनों को हम क्या करते हैं? मिला देते हैं। ठीक, दोनों को इस प्रकार से यहां पर स्केल की सहायता से मिला देते हैं। अब देखिए, मुझे क्या करना है? 1 2 3, ये जो तीसरा बिंदु है ना, तीसरा बिंदु है ना, तीसरे बिंदु से इस रेखा के समांतर एक रेखाखंड खींचना है। समांतर खींचने का तरीका देखिए कैसे होता है। फिर से और एक बार, आपको एक नियम मालूम है क्या? कि दो रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा काटती है, काटती है। जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। होते कि नहीं होते बराबर कोण? हाँ, होते हैं ना बराबर कोण। संगत कोण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? संगत कोण। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर। अच्छा, ये वाला और ये वाला भी कोण बराबर होता है, ये भी संगत कोण है। अच्छा, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होता है, ये भी संगत कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होता है, ये भी संगत कोण है। आई बात समझ में? तो हम क्या करते हैं? ये जो रेखा है इसके समांतर और एक रेखा खींचते, कहाँ पर? डी पर। देखिए, और समांतर खींचने का तरीका याद रखना। मैं आपको बता दूं, इतना टाइम मैं इसमें इसलिए दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये बात आपको 11वें चैप्टर में भी काम आएगी। बराबर कोण बनाने का तरीका देखिए, आपने क्या किया? बी पर प्रकार की नोक रखी और पेंसिल की सहायता से आपने एक चाप यहां पर काट दिया। जितना बड़ा ये चाप है उतना ही बड़ा चाप ये इस पर भी काट दिया। प्रकार को बिना हिलाए डुलाए काट दिया। अब इस चाप की लंबाई को मापेंगे हम कि इस चाप की लंबाई कितनी है, और हमने देखा कि इस चाप की लंबाई इतनी है। ठीक है, तो सेम लंबाई का आपको क्या करना है? यहां पर भी एक कट लगा देना। एक कट लगा दिया, लगा दिया। अब इस डी को और इसके कटान बिंदु को मिला देंगे। इस डी को और इसके कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये बढ़ा दी हमने। याद रखना कि ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है। फिर से और एक बार समझिए, ऐसी स्थिति यहां पर है और ये ऐसी स्थिति। देखिए, ये दो रेखा है और इसको क्या करती है? तिर्यक रेखा काटती है। मुझे एक बात बताइए कि जब ये कोण और ये कोण बराबर रहेगा तो ये भुजा और ये भुजा कैसी रहेगी? समांतर रहेगी। तो हमें मालूम है कि ये कोण और ये कोण, अगर दो भुजाएं को तीसरी भुजा अगर काटती है और एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं तो ये भुजाएं समांतर होती है। समांतर मतलब बिल्कुल पैरेलल। आप चाहे कितना भी बढ़ा लो तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्लियर? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, इसकी तिर्यक रेखा है, तो इसका मतलब ये और ये भुजा कैसी हो गई? समांतर हो गई। ठीक। अच्छा, ए बी सी डी, और इसका नाम मैं ई दे देता हूँ, ई दे देता हूँ। चलिए ठीक है। अब काम की बात आ गई जो हम करना चाह रहे थे। देखिए, ये y को c पर काटे वो कर दिया था, साथ ही d से, देखिए d से होकर BC के समांतर, देखिए BC के समांतर एक रेखा खींचिए। समांतर कैसे करेंगे? ये कोण बराबर बनाएंगे तभी समांतर होगा। समांतर खींचने का तरीका ये वाला होता है। ठीक है, जो AC को E पर काटे, जो AC है ना उसको कहाँ पर काट दिया इसने? E पर काट दिया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया हो गया काम। मुझे एक बात बताइए कि अगर ये इसकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, समझ में आई बात? इसकी प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होगा? इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन 11वें चैप्टर में तो आपको ये काम करना ही है। ठीक है, अब देखना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि AD बराबर से कितना होगा? यहां AD बराबर से कितना होगा? 1 2 3, 3 भाग है। और DB बराबर से कितना होगा? DB बराबर से कितना होगा? DB बराबर से कितना होगा?
यहाँ पर डी और बी के बीच में कितने भाग है, 1 2, तो 2 भाग है। कितना आ गया आपके पास, 3/2 आया। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला भाग और ई सी ये वाला भाग मापता हूं, ये दोनों भाग को मापता हूं मैं। यहां कितना है ऐसा मापता हूं, इसको कितना सेंटीमीटर है, 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 सेंटीमीटर है। कितना है 6 सेंटीमीटर। ये ई को मापा तो 6 सेंटीमीटर आ गया। यहां पर मापता हूं 1 2 3 4, अरे बहुत बढ़िया, 4 सेंटीमीटर। हाँ, और 2 से ये 2 बार खत्म, 2 से 3 बार खत्म, तो कितना आ गया 3/2। मुझे एक बात बताइए कि मैंने कहीं पर इस भुजा को माप के बनाया था क्या, नहीं बनाया ना। ये जो चाप काटे थे मैंने कहीं माप के बनाए क्या, नहीं, ये बस बराबरी के बना दी। कोई ऐसा स्केल से थोड़ी किया कि मैंने 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं किया ना। फिर भी आपने देखा कि इस माप का और इस माप का, ये माप 3 इकाई है ना, 1 2 3, अरे इतना कितने खंड है, 3 खंड है ही ना, और ये वाले 2 खंड है, तो 3/2। तो ये वाले और ये वाले भी क्या हो गए, इसी अनुपात में हो गए, इसी अनुपात में हो गए। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा, AD/DB। आप लोग जब बनाएंगे तो आपके साथ में भी ऐसी घटना होगी, देखना, AE/EC। हाँ, ये हो सकता है कि इनके मान अलग अलग आए, लेकिन कैंसिल करने के बाद में एग्जैक्ट 3/2, मतलब जितना ये आएगा उतना ही ये आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में यहाँ पर पता, क्लियर हो गई बात। तो इसी को तो समानुपातिक बोला जाता है। समानुपातिक मतलब यहाँ पर ये भुजाओं का अनुपात और इस भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए समानुपातिक बोला जाता है। फिर से और एक बार, सीधी सीधी बात यहाँ पर आपको ऐसी दिखाई दे रही। देखिए, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, देखिए, एक ये त्रिभुज है क्या, हाँ है ना त्रिभुज, और एक त्रिभुज इधर अंदर की ओर बन रहा क्या, हाँ बिल्कुल बन रहा, अंदर की ओर भी एक त्रिभुज बन रहा। ये भुजा और ये भुजा समांतर है क्या, हाँ बिल्कुल समांतर है। तो जो स्थिति बन रही है आपके पास में, कैसी स्थिति बन रही है, देखना, जो स्थिति बन रही है वो कैसी स्थिति बन रही है। हमारे पास में कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है। देखिए, एक हमारे पास में A B और C क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक। और इसकी जो एक भुजा है ना, इसके समांतर, इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींची, एक रेखाखंड खींचा। और वो रेखाखंड कैसा खींचा, वो रेखाखंड कैसा खींचा, इस रेखाखंड की अगर बात करेंगे तो ये रेखाखंड कैसा है, थोड़ा सा उसको सही कर दो। ये रेखाखंड कैसा है, अन्य भुजाओं को, अन्य 2 भुजाओं को क्या करता है, वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। फिर से और एक बार, एक त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा ले लो A, इसके समांतर एक भुजा खींचो, और ये जो रेखाखंड है ये क्या करना चाहिए, D और R, अन्य भुजाओं को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करना चाहिए। दोनों भुजाएं समांतर हैं, हाँ बिल्कुल समांतर है। तो इसकी लंबाई को इसकी लंबाई से भाग दोगे और इसकी लंबाई को इसकी लंबाई से भाग देंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा। आई बात समझ में, कहने का मतलब AD को DB से भाग देंगे, AD को DB से भाग देंगे, और AR, ये DE नाम दे देता हूँ, इसका क्या नाम दे देता हूँ, AE/EC, तो दोनों का मान हमेशा बराबर आएगा। और ये काम किया था सबसे पहले एक गणितज्ञ, बड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ है जिसका नाम है थेल्स। क्या नाम है, थेल्स, जिसका नाम है थेल्स, ठीक है। तो इन थेल्स ने ये प्रयोग किया था और उनको एक बड़ा आश्चर्य हुआ था कि इस भुजा के समांतर अगर हमने दूसरी भुजा खींची तो ये अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि समानुपाती होती है। क्लियर।
तो इसको बोला जाता है थेल्स प्रमेय। और ये जो थेल्स प्रमेय है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको सिद्ध करने की बात की जाती है, और जब प्रश्न करेंगे हम तब इसका उपयोग भी किया जाता है। इसके बिना प्रश्नावली नहीं बनने वाली। क्लियर? तो हम थेल्स प्रमेय को देखते हैं, या थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो दोनों नाम से आपको बोला जा सकता है। त्रिभुज की आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए, बन गया क्वेश्चन। थेल्स का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, बन गया प्रश्न। थेल्स का प्रमेय आपको दिया जाएगा और आपको इसको सिद्ध करना है, बन गया तीसरा। तो अलग अलग प्रकार से नाम पूछा जाता, तो इस बात को आप नोट कर लीजिए। थेल्स प्रमेय को ही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहा जाता है। इस बात को आप एक्टिविटी के द्वारा बना के देखना। ठीक है? अब हम देखते हैं प्रमेय क्रमांक 6.1, जो कि हमने पीछे क्या देखा था, थेल्स का प्रमेय देखा था। इस प्रमेय को थेल्स का प्रमेय भी बोला जाता है। कौन सा प्रमेय बोला जाता है? थेल्स का प्रमेय, या थेल्स प्रमेय भी के भी नाम से जाना जाता है। प्रमेय आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के भी नाम से जाना जाता है। तो ये नाम बड़े आपको याद होना चाहिए। कई बार पता लगा कि पूरा प्रमेय बनता है और ये बोला एग्जाम में, और बोला अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं भाई, ये छोड़ के आ गए। कई बार थेल्स के नाम से आ जाता है और आपको ये प्रमेय बनता है, सिद्ध कर सकते हैं आप, छोड़ के आ गए एग्जाम में। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसके नाम से आपको मालूम ही नहीं है। चलिए ठीक है, तीनों चीज़ें याद होना चाहिए आपको। देखिए ये क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये थेल्स का प्रमेय, ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है? याद क्या होना चाहिए भाई, बड़ा आसान काम है ना, रटोगे तो भूल जाएंगे। बोला क्या गया है इस बात को समझिए जरा ध्यान से। क्या बोला गया है इस बात को अगर आप समझ के याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्या बोला गया है, आपके पास में कोई त्रिभुज है, उसका नाम मैं दे देता हूं ABC। ये त्रिभुज है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं यहां पर। यदि किसी त्रिभुज में, बना दिया मैंने त्रिभुज, एक भुजा के समांतर, कोई भी एक भुजा, ये भुजा हो या ये भुजा हो या ये भुजा, मैं अभी इस भुजा की बात कर रहा हूं, ठीक है, नीचे वाली की। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, देखिए इस भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। देखिए मैं क्या करता हूं, एक रेखा खींच देता हूं इसके समांतर, आ गई क्या बात समझ में? और मान लेते हैं हम ये क्या है, डी और ई पर क्या करती है, इन भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है। फिर से और एक बार, ये दोनों भुजाएं कैसी है, समांतर है। समांतर का चिन्ह ऐसा होता है, तीर लगा दिया जाता है एक ही दिशा में, ऐसा। क्लियर? अब मैं देखना कैसे याद रखता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट एक एक नाम ऐसा का ऐसा ही आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो मान लो आपकी ये एग्जाम में आने वाला है, बस इतनी बात मान लो और उसी हिसाब से आपको तैयार करना है इसको। ठीक है ना? देखना कई बार बोला जाता थेल्स का प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए, तो ये कथन आपको याद होना चाहिए। देखना फिर से और एक बार, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर खींच रहा हूं मैं, अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली या काटने वाली, अलग अलग दो बिंदु पर काट रही है, एक रेखा है खींची मैंने,
अन्य दो भुजाओं को, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये इसको इससे भाग दिया जाए, ए डी को बी डी से भाग दिया जाए, और इस भुजा ए ई को ई सी से भाग दिया जाए, तो ये दोनों बराबर होती है, समानुपातिक होती है। समानुपाती ही तो बोलती है इसको। देखिए इसको ऐसा लिखते, ए डी अनुपात बी डी समानुपात ए ई, याद रखना, अनुपात ई सी। ये जो दो डाट लगे होते ना, इसको बोलते हैं अनुपात। ये जो दो डाट लगे होते ना, इसको बोलते हैं अनुपात। और ये जो चार बिंदु लगे होते हैं ऐसे, इसको बोला जाता है समानुपात। समान अनुपात, समान अनुपात मैंने लिखा है, वैसे समानुपात बोलते, न और अ हटा दो इसमें से, समानुपात यानी कि समान अनुपात। देखिए इसका मतलब होता है बराबरी का चिन्ह, ये जो चार डाट लगे हैं। और ये अनुपात का मतलब होता है भाग का चिन्ह। अनुपात का मतलब क्या होता है? भागित का चिन्ह होता है, बटे। ये बात आप अलग से लिख लो, ठीक है। समानुपात, अरे समानुपात ही नहीं मालूम तो कहाँ से समझ में आएगा। समानुपात का मतलब होता है बराबर, बस। और अनुपात का मतलब होता है इसके बटे में ये, तो ये दोनों के मान बराबर होते हैं। अभी हमने पिछली एक्टिविटी में इसको किया भी है, देखना, इसको नोट कर लेना, ये इतनी बात अलग से नोट कर लेना। इसका कथन समझ में आ गया, याद हो गया? याद हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, मैं और एक बार बोल के बताता हूं, बिना देखे ऊपर बिना देखे, ठीक है ना। ऊपर बिना देखे का मतलब किस प्रकार से याद करना है, मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूं। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, समांतर ये तो खींची मैंने ये रेखा, समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये डी पर किया और इसने ई पर किया, तब ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में, इसके बटे में ये और इसके बटे में ये करेंगे तो समान अनुपात में विभाजित करते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। तो आप ऐसा याद करोगे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई भुजा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो यह अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बन गई थेल्स का प्रमेय, ठीक है। ये मान लो एग्जाम में आने वाला, बस, ठीक है। और आए या ना आए आपको तो याद करना ही है। मुझे एक बात बताइए कि जब भी प्रमेय होता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो लिखा जाता है दिया है। क्या लिखा जाता है? दिया है। फिर उसके बाद में दिया है सिद्ध करना है, और फिर उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो रचना की आवश्यकता होती है। भाई जो चीज़ हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने के लिए हम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो रचना का मतलब और कुछ कुछ इसमें रचनाएं करना होता है, तो रचनाएं लिखी जाती है। और फिर तीसरे नंबर पर लिखा जाता है उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चार बातों के आधार पर, उपपत्ति यानी कि प्रूफ, उसको सिद्ध करना है। चार बातों के आधार पर प्रमेय सिद्ध होती है। देखना आप क्या दिया है ये ढूंढो। आपको क्या दिया है? एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, बीसी के समांतर डी है, ये भी दिया हुआ है। ये क्या है, कैसी है? दोनों समांतर है, और अन्य भुजाओं को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। इतनी बात दी है ना, तो बस जो क्वेश्चन में दिया है वही बात आपको यहां पर लिखना है। दिया है, क्या दिया है भाई? त्रिभुज ए बी सी, और दूसरी बात क्या दी है? बी सी समांतर है डी ई के। ये समांतर का चिन्ह है, ये वाला, ये खड़ी दो लाइन, ठीक है ना, खड़ा बराबरी का चिन्ह बोल सकते हैं हम। डी तथा ई, ये बी को हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को ये समांतर रेखा क्या करती है? डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। हम यहां पर बोल सकते हैं रेखा डी ई, डी और ई क्या करती है? क्रमशः ए बी व को प्रतिच्छेद करती है। बस हो गई बात खत्म। इतना हमें दिया है। अब सिद्ध क्या करना है?
देखिए, तो ऐसी खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यही तो सिद्ध करना कि इस भुजा को इससे भाग दोगे और इस भुजा को इससे भाग देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगी। ये बात हमें सिद्ध करना है। लिख देता हूं मैं यहां, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखा तो चलेगा। इतना क्या सिद्ध करना है? ए डी बटे बी डी या डी बी बराबर से ए ई बटे ई सी, ये सिद्ध करना है। अब रचना की हमें आवश्यकता इसमें पड़ेगी। याद रखना, जब भी रचना करते हैं तो हमें डॉटेड लाइन मतलब बिंदु बिंदु वाली लाइन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। किसकी जरूरत पड़ती है? बिंदु बिंदु लाइन वाले की। देखना हम क्या करते, बी को ई से मिला देते हैं, आ गई बात समझ में, और डी को सी से मिला देते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते, ई से इस पर लंब डालते हैं और डी से इस पर लंब डालते हैं, इस पर, ठीक है। फिर से और एक बार, यहां पर इसका नाम दे देता हूं मैं, इसका नाम यम दे दिया और इसका नाम यन दे देता हूं, इसका नाम यन दे देता हूं, ठीक है। फिर से और एक बार समझना क्या किया। ई से इस भुजा पर लंब डाल दिया, इस भुजा पर लंब डाल दिया मतलब लंब का चिन्ह होता है ऐसा, लंब का मतलब होता है 90 अंश का कोण। और डी से ए ई पर बोलिए या ए सी पर लंब डाल दिया तो ये होता है 90 अंश का कोण, ऐसा। समझ में आ गई बात। अब देखिए हमने क्या किया, बी को ई से तथा बी को किससे मिलाया? ई से मिलाया और डी को सी से मिला दिया, सी को डी से मिलाया, ठीक है। एवं ये मिला दिया। ई से ए बी पर लंब डाला, बिंदु कहां से? ई से ए बी पर एवं तथा डी से ए सी पर लंब डाला, डी से ए सी पर लंब डाला, अर्थात आप बोल सकते हैं कि ई एन लंब है किस पर? ए बी पर। और आप बोल सकते हैं कि डी एम लंब है ए सी पर, डी एम लंब है ए सी पर। यहाँ तक कोई समस्या? आपको रचनाएं याद रखना पड़ेगा कि इसको सिद्ध करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम करेंगे तो बड़े आसानी से समझ में आने वाला है। मुझे एक बात बताइए कि अगर त्रिभुज ए डी ई में अगर देखूं, अभी मैं हल नहीं कर रहा हूं, करूंगा वही काम करूंगा मैं, लेकिन पहले बात को समझ लो। त्रिभुज एरिया ए आर मतलब क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसी बात को आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ए आर त्रिभुज ए डी ई। इतनी बात को आप शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, ए आर लिख दो तो काम पता चल जाएगा कि इसको क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए इसका अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? आपको मालूम है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। होती कि नहीं होती? ये सूत्र होता कि नहीं होता? होता है ना। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो त्रिभुज है,
ये वाला त्रिभुज है, इसका आधार कौन है, ये है, और ये क्या है, इसका लंब है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 आधार कौन है, AD, और लंब कौन है, EN, लंब कौन है, EN। होगा ऐसा, बिल्कुल होगा ऐसा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से पुनः AR त्रिभुज ADE। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये जो त्रिभुज था इसका मैं क्षेत्रफल ज्ञात करना चाह रहा हूं। इधर से भी तो ये लंबा ही है ना, देखिए भाई त्रिभुज तो वही है, इधर से ये लंबा है और इधर से ये लंबा है। तो जब इधर से ये लंबा है तो सूत्र तो वही होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये आधार है और ये क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। तो इधर से इस साइड से ये आधार बन गया और ये क्या बन गई, ऊंचाई बन गई। अच्छा, इधर से जब देखा तो इधर से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो ये आधार हो गया, अरे ऊंचाई हो गया। तो दोनों इधर से, चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों स्थितियों में त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज ADE, पहले भी तो ADE का क्षेत्रफल निकाला तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित, देखिए इधर क्या है, आधार कौन है, AE, और गुणित लंब कौन है, लंब कौन है इधर से, DM। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समझ लो इसको, क्योंकि है क्या, प्रमेय बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको प्रॉपर अगर एक पिक्चर अगर हमारी तैयार रहेगी तो बड़े आसानी से समझ में आएगा। देखना भाई, मेरे पास में एक ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये लंब है ना, हाँ है लंब, ये क्योंकि 90 अंश का कोण बना रहा, और ये आधार है। तो 1/2 लंब गुणित आधार, आधार गुणित लंब बोल सकते हैं हम। इसी त्रिभुज को इधर से देखेंगे तो ये लंब है और ये आधार है, तो इधर से भी देखेंगे तो 1/2 आधार गुणित लंब। तो कहने का मतलब त्रिभुज तो एक ही है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात, केवल मैं अभी यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, ठीक, दोनों में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE बराबर से कितना होगा, 1/2 गुणित AD गुणित EN, और तथा एरिया, यही वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर उधर से निकालेंगे, हम उधर से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 AE गुणित DM। आ गई बात समझ में। तो ये दो हमारे पास में समीकरण मिल गए, एक पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। चूंकि मुझे एक बात बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहे इधर से निकालो चाहे उधर से निकालो, दोनों स्थितियों में तो बराबर ही रहेगा ना क्षेत्रफल। तो हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 के और 2 के बाया पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी दोनों के बराबर हो गए। तो 1/2 AD गुणित EN और बराबरी से 1/2 AE गुणित DM। और एक बार समझ लेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भैया इधर से क्षेत्रफल निकालो चाहे इधर से निकालो, दोनों स्थिति में क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। अब इसको हटा देता हूं मैं और आगे की बात करते हैं। ध्यान देना इधर, मैंने क्या किया, इसका ऊपर वाला भाग लिया है ना, अभी तक कौन सा भाग लिया था, ऊपर वाला भाग लिया था। अब नीचे वाले भाग की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर वाले भाग की बात की थी, अब नीचे वाले भाग की बात की थी। चूंकि मुझे एक बात बताइए, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास स्थिति बन रही है वो कैसी बन रही है, ऐसी यहाँ पर स्थिति। मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूँ, अभी तक हमने ऊपर वाली बात की थी, ठीक है। और हमारे पास मालूम है कि ये और ये कैसा है, समांतर है समांतर, ये दोनों कैसे हैं, समांतर है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर हमारे पास में सिचुएशन ऐसी है, स्थिति ऐसी बनी हुई है, ठीक है। यदि मुझे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ये बन कैसे रहा, पहले देखिए, ये वाला आधार है कि नहीं, आधार बिल्कुल आधार है इस त्रिभुज का। तो इस आधार पर एक त्रिभुज बना हुआ है और इसी आधार पर दूसरा त्रिभुज बना हुआ है। देखिए, इसी आधार के ऊपर ये वाला भी त्रिभुज बना हुआ है
और दोनों त्रिभुजों के ये वाली भुजाएं क्या है, दोनों त्रिभुज जो बने हैं वो दो समांतर के बीच में बने हैं, तो हमेशा इनका क्षेत्रफल बराबर होता है। आई बात समझ में? फिर से और एक बार समझ लेना इस बात को। अगर मान लिया जाए, ये तीसरा समीकरण था, मान लिया जाए मेरे पास में एक समांतर रेखा है और दूसरी समांतर रेखा है, ऐसी दो समांतर रेखा है। आपके पास में एक आधार ये वाला है, इस आधार पर आप चाहे कितने भी त्रिभुज बना लो। देखिए, एक त्रिभुज बनाया और एक बनाता हूं मैं, एक त्रिभुज बनाया और बनाता हूं मैं, एक त्रिभुज बनाया और बनाता हूं, सेम आधार पर बना रहा हूं, लेकिन ये एक बना दिया। और एक ही आधार पर चाहे आप कितने भी त्रिभुज बनाओ, समान समांतर के बीच में सभी के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना आप। एक ही आधार पर दो समांतर के बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखिए यहां पर स्थिति क्या बन रही है। त्रिभुज, त्रिभुज कौन से में? बी डी सी, बी डी सी तथा कौन सा त्रिभुज? ये वाला त्रिभुज। एक तो इधर से ये बन गया और एक त्रिभुज इधर से ये बन गया, बी डी सी और बी ई सी में, त्रिभुज बी ई सी में क्या हो रहा? एरिया त्रिभुज बी डी सी बराबर से क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, क्या होगा बताइए? तो सिंपल सी बात है कि इस त्रिभुज का आधार कौन है? ये है, और लंब कौन है? ये वाला है। अजीब सी बात लग रही है, देखना मैं लिख देता हूं फिर उसके बाद। 1/2 आधार कौन है? बी डी, गुणित लंब कौन है? यानी ये होगा। देखना एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। अपने पास में एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? ये वाला त्रिभुज है, ए बी सी। आधार कौन है इसका? ये वाला है। और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई कौन सी निकालेंगे हम? अरे ऊंचाई ये वाली होगी कि ये होगी कि ये होगी कि ये होगी कि ये होगी? कौन सी ऊंचाई होगी? कौन सी ऊंचाई होगी? तो हमें नहीं मालूम कौन सी ऊंचाई होगी। ऊंचाई ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि जो बाकी का जो शीर्ष है ना, वहां से लंब डालना होता है। देखिए यहां से लंब डाला जाता है, कहां पर? इस भुजा पर। लंब का मतलब 90 अंश। कभी इस पर लंब डलेगा क्या? नहीं, इस पर लंब नहीं डलेगा, तो इसको आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है ना, वो ये होगी। आई बात समझ में? तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, इसका क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ए बी सी बराबर से क्या हो जाएगा? 1/2 आधार ए बी गुणित ऊंचाई। इसका नाम मान लिया जाए डी है, तो सी डी है। तो ऊंचाई कोई जरूरी नहीं कि इसके अंदर की ही ऊंचाई, इस भुजा आधार के सामने वाला जो शीर्ष है वहां से लंब डाला जाता है इस भुजा पर। आई बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये आधार है और इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा? ये है। तो यहां से लंब जो डाला, ये वाली इसकी ऊंचाई बनेगी। तो इसको मैं दे देता हूं समीकरण 3, 4। ठीक है, समीकरण 4 दे दिया, क्योंकि 3 ये वाला है। हाँ, इधर से देखेंगे हम, इसको हटा दो। ठीक, हाँ, इधर से देखेंगे हम, ध्यान देना इधर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका आधार कौन होगा? ये होगा। और ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो हम यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर बोल सकते हैं कि त्रिभुज तथा एरिया, त्रिभुज कौन सा? बी ई सी में, बी ई सी बराबर से आधार ए बन जाएगा और ऊंचाई ये बन जाएगी। तो आधार बनेगा 1/2 ई सी गुणित ऊंचाई क्या है? डी एम। और इसको समीकरण दे दो 5। और एक बार समझ लेंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है? पहले एक बार हो जाए, फिर उसके बाद और समझ लेंगे हम। अब देखिए, एक ही आधार पर तथा दो समांतर के बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। चूंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा दो समांतर के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का
क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। आ गई बात समझ में। तो जब बराबर होता है तो समीकरण 4 और 5 का 5 में क्या हो जाएगा, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 4 और 5 से, समीकरण 4 और 5 से, वो 5 से दोनों समीकरण को अगर हम देखते हैं तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो 1/2 गुणित बी डी गुणित एन ई बराबर से 1/2 गुणित ई सी गुणित डी एम, और इसको दे दो समीकरण 6। क्लियर बात हो गई। अब देखिए समीकरण 3 और समीकरण 6 को देखिए। समीकरण 3 कहाँ से बना था आपके पास में, ये ऊपर वाला आधे से, और समीकरण 6 बना नीचे वाले आधे से। इसका बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर है, हाँ है ना। इसका भी बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर है, हाँ है। आपको मालूम है कि 2 बराबर है, देखिए 3 बराबर इसे 3 है, और आपके पास में 5 बराबर से 5 है। 2 समीकरण है, ये बराबर है, बाया पक्ष दाया पक्ष, ये भी बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर है। तो बराबरों को बराबरों से विभाजित किया जाए तो भी बराबर होते हैं। देखिए ना, अगर मैं पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से भाग दे देता हूं तो भी तो बराबर ही है अभी भी। तो हमने क्या किया, समीकरण 3 और 6 से, समीकरण 3 व 6 से क्या करता हूं मैं, समीकरण 3 में समीकरण 6 को भाग दे देता हूं। क्या हो जाएगा, 1/2 ए डी गुणित ई एन बोल दो या एन ई बोल दो, बात एक ही है, ई एन। इसको इसके बाएं पक्ष से भाग दे दो, 1/2 बी डी गुणित ई एन, है ना, ई एन। ये एन ई को मैंने ई एन लिख दिया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। इसके दाएं पक्ष को इसके दाएं पक्ष से भाग दे दो बराबर से। दाया पक्ष कौन है इसका, 1/2 ए ई गुणित डी एम, और इसका दाया पक्ष कौन है, 1/2 गुणित ए ई गुणित डी एम। अब देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 खत्म, यहाँ भी 1/2 से 1/2 खत्म, ये ई एन से ई एन खत्म, यहाँ डी एम से डी एम खत्म। क्या बचा, ए डी, क्या बचा आपके पास, ए डी बटे बी डी बराबर से ये क्या बचा, ए ई बटे ए ई सी, ये ई सी है ना, ये क्या हो जाएगा, ई सी बटे ई सी। देखिए यही तो सिद्ध करना था हमें, ए डी बटे बी डी बोलिए चाहे डी बी बोलिए, ए ई बटे ई सी, और इति सिद्धम, इति सिद्धम, है ना, या दैट इज प्रूफ यहाँ पर हम बोल सकते हैं, या प्रूव्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आसान है कि टफ है, बड़ा जरूर है। समस्या ये होती है कि हम लिखेंगे कैसे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो बड़ा आसान सा काम और एक बार समझा देता हूँ मैं, और एक बार समझेंगे इसको, देखना। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भैया जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है पहले आप नोट कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत कुछ लिखने वाला हूँ, ठीक है ना, तो फिर ये सब खराब हो जाएगा। पहले आप नोट कर लेना इसको। अब देखिए बड़ा सिंपल सा काम है कि आपको क्या दिया था, एक त्रिभुज दिया हुआ था और इसके समांतर एक रेखा दी थी जो अन्य भुजाओं को डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। इतना दिया था, मैंने लिख दिया दिया में। अच्छा, इसके बाद क्या बोला था, सिद्ध करना था हमें। क्या सिद्ध करना था बताइए, तो हमें सिद्ध करना था इस भुजा को इस लंबाई से भाग दिया जाए, इस भुजा की लंबाई को इस भुजा की लंबाई से भाग दिया जाए तो दोनों के मान बराबर होते हैं। ये देखिए, ये सिद्ध कर दिया हमने, और सिद्ध करना है में भी हमने ऐसा लिख दिया। अच्छा, इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचनाओं की आवश्यकता पड़ रही थी, तो हमने क्या किया, रचनाओं में क्या किया, ए डी को ई से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया। इस भुजा के ऊपर हमने एक लंब इधर से डाल दिया और इस भुजा के ऊपर हमने लंब इधर से डाल दिया। बस इतना काम हमने यहाँ पर किया है टाइम में, रचना में। तो वही बात हमने रचना में यहाँ पर लिख दी। अब उपपत्ति, तो उपपत्ति कहाँ पर है, ये यहाँ पर है उपपत्ति, ठीक, उपपत्ति यहाँ से लिखेंगे।
अब देखना कितना आसान है, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। यहाँ पर देखना, हमने क्या किया, इस त्रिभुज की बात की, इस त्रिभुज की बात की। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आधार, ये आधार है कि नहीं, और ये इसकी ऊंचाई है कि नहीं, हाँ है ना, बस यही तो लिखा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समीकरण 1 मिल गया। फिर इधर से देखते हम, तो 1/2 ये आधार है, और ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। बस हो गया, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, समीकरण 3 दे दिया। इसका काम हो गया, किसका, ऊपर वाले त्रिभुज का। अच्छा, फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि भाई आप क्षेत्रफल इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, दोनों तो बराबर हो गए। तो दोनों के बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में और इसको बाएं पक्ष में और इसको दाएं पक्ष में लिख दिया। यहाँ तक पहुँच गए, समीकरण 3 दे दिया। ऊपर का काम खत्म हो गया। अब नीचे वाले काम पर आते हैं हम इसमें देख रहे हैं, ध्यान देना इधर। मुझे एक बात बताइए कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर है क्या, हाँ है ना, रेखाखंड ही बोल दो, दोनों समांतर है। इस आधार पर देखिए, ये वाला आधार है, इस आधार पर एक त्रिभुज ये वाला बन रहा कि नहीं, हाँ बन रहा ना, और एक त्रिभुज इधर से ये वाला बन रहा। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, हाँ होगा। क्यों, एक ही आधार पर और दो समांतर के बीच में जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। ठीक है, उनका क्षेत्रफल क्या होता है, सदैव बराबर होता है। ये बात मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो ये आधार बनेगा, तो लंब की जरूरत पड़ेगी हमें। तो लंब तो ये दिया है ना आपके पास में, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इतना गुणित ऊंचाई है। ठीक है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब इधर से क्षेत्रफल निकालता हूं मैं, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई क्या हो जाएगी, dm। ये लिख दिया, समीकरण 4 और 5 दे दिया। अब आपको मालूम है कि भाई जब दोनों के एक ही आधार पर और दो समांतर के बीच में जब दो त्रिभुज बनते हैं तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला समीकरण दे दिया, समीकरण 3 को समीकरण 6 से भाग दे दिया। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, इति सिद्धम। बस यही तो सिद्ध करना था हमें। बात क्लियर हो गई। तो इसी को थेल्स का प्रमेय बोला जाता है, इसी को आधारभूत प्रमेय बोला जाता है। ये कथन भी आपको मालूम होना चाहिए और इसको सिद्ध करते भी आना चाहिए। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट।